दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन (NPO). हिंदी में हम इसे कहेंगे गैर लाभकारी संगठन या संस्थाएं। गैर लाभकारी संगठन की परिभाषा है वे संस्थाएं, वे संगठन या वे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्ति न होकर सेवाएं प्रदान करना होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे स्कूल, कॉलेजेस, चैरिटेबल ट्रस्ट या अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम। ये मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होती हैं। ऐसे जो भी और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनका मेन मोटिव प्रॉफिट लेना होता है, प्रॉफिट प्राप्त करना होता है, तो वो सब NPO के अंदर नहीं आते। जैसे कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनका मेन मोटिव पहले अपना प्रॉफिट होता है। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, उदाहरण देखें, तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल या फिर सेमी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल या फिर ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ऐसी जो भी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य दूसरों के हित के लिए होता है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए लाभ प्राप्त करना नहीं होता, तो वो सारे NPO के अंदर आते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे NPO के फीचर्स क्या हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हम कैसे पहचानें कि एक NPO है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही बनेगी कि जो NPO है इसका मेन उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना होता है। इसमें हम यही लिख सकते हैं कि NPO का मेन उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना होता है और यह मुख्यतः दूसरों के हित के लिए स्थापित की जाती हैं। NPO का दूसरा फीचर है आय के स्रोत, यानी कि ये लाभ प्राप्ति के लिए तो काम नहीं करते लेकिन काम फिर भी करते हैं, सर्विसेज फिर भी प्रोवाइड करते हैं, तो इनके पास इनकम कहाँ से आती है, आय कहाँ से आती है। सोर्स ऑफ इनकम इज़ द सेकंड पॉइंट ऑफ NPO फीचर। तो इनके पास इनकम आती है सब्सक्रिप्शन के थ्रू, डोनेशन के थ्रू या फिर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस के थ्रू या कोई ग्रांट दे दी गवर्नमेंट ने, या ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं खैर, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो द थर्ड फीचर ऑफ NPO इज़ फॉर्म, यानी कि प्रकार। NPO चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज़ के रूप में सेटअप करे जाते हैं और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं और सब्सक्राइबर्स को मेंबर्स भी कहते हैं। फोर्थ फीचर ये है कि ये एक सेपरेट एंटिटी है, यानी कि इसका अस्तित्व इसके जो मेंबर्स हैं उनसे अलग है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेंबर ऐड होगा या किसी की डेथ हो गई है, कोई इंसॉल्वेंसी होगी, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है जो इसमें लाभ होता है, खैर इसे लाभ नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं सरप्लस, प्रॉफिट नहीं सरप्लस। तो इसमें जो सरप्लस होता है, जब इनकम हमारे खर्चों से बढ़ जाती है तो सरप्लस होता है, और जो सरप्लस होता है वो मेंबर्स में नहीं बढ़ता। सरप्लस लास्ट में जाके बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है ताकि वो आगे जाने वाले रिसिप्ट एंड पेमेंट में काम आए और जितनी भी चीज़ें खरीदी या बेची जाएं उनमें हेल्पफुल हो। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब NPO बना है तो इसे कोई मैनेज भी करेगा, तो सारे मेंबर्स मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं और वही एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी या फिर मैनेजिंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट्स, यानी कि खाते। अब जब इनका मेन उद्देश्य लाभ प्राप्ति होता ही नहीं तो ये खाते क्यों बनाते हैं? ये खाते इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य सेवा प्रदान करना तो होता है, और अगर सेवा प्रदान करेंगे तो खर्चे भी होगा। अगर किसी से सेवा लेकर
किसी से कोई चीज़ लेकर किसी को मुफ्त में भी या फिर कम कीमत में अगर प्रदान करते हैं तब भी खर्चा तो होगा, क्योंकि जब उन्होंने खुद लिया तब इनका खर्चा तो हुआ। तो ये इसलिए बनाते हैं ताकि इनका जो कैश फ्लो है इस पे कंट्रोल रहे और इन्हें पता चले कि इन्होंने कितना कितना बाहर से लिया है इन सर्विसेज और इन गुड्स, और कितना कितना इन्हें बाहर देना है, कितनी इनकी रिसिप्ट है और कितनी इनकी पेमेंट है। अब जब इन्हें मैनेज करना ही है, प्रॉपर एनालाइज करना ही है, तो इसके अकाउंट्स तो होंगे। एज ए स्टडीज़ इन लास्ट क्लास की जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाभ प्राप्ति के लिए काम करती है, वो 3 अकाउंट्स बनाती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। क्योंकि अब ये कुछ हटके है, कुछ डिफरेंट है, एनपीओ है, तो ये वैसा नहीं बनाएंगी, लेकिन कुछ कुछ उससे मिलता जुलता बनेगा। तो इसका लास्ट पॉइंट है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स के प्रकार। ये बेसिकली 3 तरह के अकाउंट्स बनाती है: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द लास्ट वन इज़ बैलेंस शीट। अब इसी के साथ इसकी फीचर्स ख़त्म हो जाती हैं। अब इस चैप्टर में आगे कुछ 4-5 डिस्टिंक्शन हैं, डिफरेंसेस हैं एनपीओ में और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और कैश बुक में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इन सब को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमने जो फॉर्म्स ऑफ अकाउंट पढ़े हैं, या सिर्फ कहें कि जिनके बारे में सिर्फ सुना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये होता क्या है और क्यों बनाया जाता है, इसमें क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिस इज़ द समरी ऑफ कैश बुक। इसे हम कैश बुक की समरी कहते हैं। जैसे कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती थी, चाहे वो आज दी गई एडवांस पेमेंट हो या ड्यू हो चुकी हो, लेकिन हमें आज कैश में रिसीव हुई है तो हम आज ही कैश बुक में लिखेंगे आज की डेट में। वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो आज की डेट की हो, अगले साल की हो या पिछले साल की हो। इसलिए हम इसे समरी ऑफ कैश बुक भी कहते हैं। ये कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों का होता है, यानी कि इसमें कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्डेड होती हैं और रेवेन्यू नेचर की भी। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो रेगुलर नहीं होती, जो रेगुलरली नहीं होती, यानी कि हम किसी को रेगुलर पेमेंट नहीं करते, एक साल में एक बार कर दिया या कुछ सालों में कर दिया या सिर्फ लाइफ टाइम के लिए एक बार कर दिया, दैट्स इनफ। और रेवेन्यू नेचर की होती हैं जो डे बाय डे होती रहती हैं या फिर कुछ समय बाद एक साल के अंदर रिपीट होती हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो रियल अकाउंट का है। रियल अकाउंट में क्या होता है, क्या उसका रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ऐसा ही यहाँ पे होगा। इस अकाउंट में हम डेबिट साइड में रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लिखेंगे। एक्चुअली मेयरली जो हम अकाउंट्स बनाते हैं इसमें हम डेबिट साइड में पेमेंट और क्रेडिट साइड में रिसिप्ट्स लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, इसीलिए यहाँ ऐसे होगा। और ये जो स्टार्ट होता है ये ओपनिंग बैलेंस से होता है। ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, कितना कैश ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कितना कैश बैंक में पड़ा है। अगर बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो जाए या फिर हम कहें कि अनफेवरेबल बैलेंस हो जाए तो हम ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। बेसिकली ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड से शुरू करते हैं, रिसिप्ट से।
अब हम देखते हैं कि डेबिट साइड में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। डेबिट साइड में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो कि रिसिप्ट हो, यानी कि जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू हमारी फर्म में पैसा आया हो, कैश आया हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। बोथ होंगी, कैश की हो, कैश ट्रांजैक्शन तो होगी, कैपिटल नेचर की हो या फिर रेवेन्यू नेचर की हो, बहुत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। लेकिन जो पेमेंट की हो हमारी फर्म ने कैश में बाहर कहीं या किसी को भी फर्म के बिहाफ पे जो भी पेमेंट किए हैं वो क्रेडिट साइड में आ गई। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस शो करता है कि कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक कितना है। अब सारी पेमेंट करने के बाद कितना हाथ में, कितना फर्म में कैश बचा और कितना फर्म के बिहाफ नाम से बैंक में पैसा है। और इसका जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट होता है। लेकिन जब इसका बैलेंस डेबिट हो जाए तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था ओपनिंग बैलेंस का, उसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तब बैलेंस क्रेडिट में जाता है। यहाँ पे जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तब बैलेंस डेबिट में जाएगा, डेबिट साइड में। एक बात याद रखना, इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। और इसका जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, ये नहीं होता कि हमारे अकाउंट हमें ये बताए कि हमारी फर्म में कितना करंट इनकम आया है या कितना करंट एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर इन दोनों का बैलेंस। ये सिर्फ इतना शो करता है कि हमारे ईयर के लास्ट में कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक कितना है। तो इसी के साथ कुछ डिटेल्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थैंक यू सो मच टू ऑल। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा